शिवप्रकाश शुक्ला अपने जीवन की पहली हत्या यानी राकेश तिवारी की हत्या करने के बाद बैंकॉक के एक फ्लैट में छुपा बैठा था और वहां उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमय युवक यानी राजीव कुमार तिवारी से। खतरनाक अपराधी राजीव कुमार तिवारी नेपाल में विभिन्न राजनीतिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और वो भी फरारी काटने के दौरान बैंकॉक में छुपा हुआ था। राजीव से मिलने के बाद उस दिन पहली बार शिवप्रकाश शुक्ला को समझ में आया कि जुर्म सिर्फ खौफ पैदा करने का जरिया नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचने का सबसे खामोश और कारगर रास्ता है। और वहीं से शुरू हुआ उसका नया जन्म, राकेश तिवारी की हत्या का असल मामला और बैंकॉक में शिवप्रकाश शुक्ला की फरारी का पूरा वर्णन अभी थोड़ी देर में। आइए पहले शुक्ला के पैतृक गांव मामखोर की तरफ चलते हैं। ये सड़क मामखोर के लिए जाती है। मामखोर बड़हलगंज तहसील में बसा ब्राह्मणों का एक छोटा सा गांव है। ये इस इलाके की ताज़ा वीडियो है। हरा भरा ये गांव मामखोर गोरखपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। शुक्ला इसी छोटे से गांव में पला बढ़ा। गांव मामखोर में ये शिवप्रकाश शुक्ला का पैतृक घर है। इसी बरामदे में उसका बचपन बीता। इन्हीं छतों के नीचे वो दौड़ा, खेला, बड़ा हुआ। इसी आंगन में उसके घर की गायें और भैंसें बंधी रहती थी। पड़ोसी इनके घर से मुफ्त दूध ले जाया करते थे, ऐसा गांव वालों का कहना है। इन्हीं सड़कों पर शिव प्रकाश ने, या यूं कहिए कि श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी मोटरसाइकिल पर दोस्तों संग मस्ती की, ठहाके लगाए और इन्हीं रास्तों पर दौड़ते भागते उसने बड़े बड़े सपने देखे। वो सपने जो गांव की इन छोटी सड़कों से निकलकर लखनऊ की सत्ता की गलियारों और फिर दिल्ली की संसद तक जाते थे। इस गांव में जो लोग शिवप्रकाश शुक्ला को बचपन से जानते हैं उनका कहना है कि शुक्ला कोई आपराधिक प्रवृत्ति का बालक नहीं था। उसका लड़कपन आते आते उसका सपना था कि वो राजनीति में आए। हैरानी की बात नहीं कि आज भी यूपी और बिहार की राजनीति में नेता बनने के लिए गुंडा छवि एक तरह से अनिवार्यता बन चुकी है। और जब जनता खुद ही आपराधिक छवि के नेताओं को चुनती है तो फिर नेताओं के अपराधी बनने का दोष किसको दिया जाए? सोचने वाली बात है। कमेंट करके अपने नाम के साथ अपनी राय ज़रूर बताना। टीम के अलावा मैं खुद आपका हर कमेंट पढ़ता हूं और खुद जवाब देता हूं। नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन अभी तक नहीं दबाया है तो इसे इसी वक्त दबा दीजिए। देखिए मामखोर में शुक्ला का ये घर है। शिवप्रकाश शुक्ला का ये मकान आज शुक्ला के गलत फैसलों के चलते वीरान और सुनसान पड़ा है। ये घर सबूत है कि जुर्म का नतीजा खौफनाक ही होता है। एक दौर था जब इस घर में यहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ लगा करती थी। इस सहन में दिन रात 20-25 लोग हमेशा मौजूद रहते थे। शिवप्रकाश शुक्ला के दादा इस गांव के प्रधान थे और यहाँ उनका रसूख किसी रियासत के नवाब से कम न था। शुक्ला का परिवार एक पुराना समृद्ध और जमींदार परिवार था। काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन उनके नाम थी। उनका ये वर्तमान मकान ही कई बीघों में फैला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आज 28 साल बाद भी शुक्ला परिवार की 1 इंच ज़मीन भी न तो बिकी है और न ही किसी ने कब्जाई है। जैसी की तैसी आज भी उसी तरह कायम है। जान लीजिए शिवप्रकाश शुक्ला जी के बारे में हम फिल्म देखे थे एक तो उनके बाप को लोग बताते हैं कि टीचर थे। वो टीचर थे ही नहीं, वो तो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। एक उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो ठेकेदार हो गए। 1 नंबर का ठेकेदार साहब लोग हम लोग कहते ही थे। गांव में सभी लोग उनको, अगर कोई ठेकेदार कहता तो समझ जाते थे कि उन्हीं को कह रहे हैं। शिवप्रकाश 4 भाई थे, सबसे लाड़ प्यार से पले थे। लैंडार्ड आदमी थे, काफी हैसियत वाले आदमी थे। यहाँ से लगा गोरखपुर बैंकॉक तक उनके बाबा रहते थे, अच्छी हैसियत में थे। बाकी तो हम लोग यही जानते हैं। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला जी एक बहुत ही संभ्रांत परिवार के थे। एजुकेटेड फैमिली थी और गांव में उस परिवार का बहुत वर्चस्व भी था। हर मामले उनके जो ग्रैंडफादर थे इस गांव में कई सोशल वर्क भी किए थे और अपने घर के पास वो पुलिया भी बनाए थे कि गांव वाले चलें और आने जावें। यानी ये साफ है कि शिवप्रकाश शुक्ला का जुर्म की दुनिया में उतरना उसके लिए कोई पैसों की मजबूरी नहीं थी। वो और उसका परिवार गरीब नहीं था। उसको पैसों की कोई भी तंगी नहीं थी। शिवप्रकाश शुक्ला के पिता और दादा दोनों ही का रुतबा ऐसा कि मामखोर से लेकर 50 किलोमीटर दूर तक उनका नाम इज्जत और दबंगई के साथ लिया जाता था।
गांव के लोग ये भी बताते हैं कि शुक्ला के पिता और दादा दोनों ने अपने ब्राह्मण समाज की बहुत मदद की थी। शुक्ला के पिता ने अपने निजी पैसों से गांव की कई सड़कें और पुलियां बनवाई थीं, समाज में लोगों के लिए अच्छे काम किए, और ठीक यही आदत शिव प्रकाश शुक्ला की भी थी। लोग कहते हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला इज्जत, रुतबे और रिश्तों के लिए जीने और मरने वाला आदमी था। शुक्ला ने बृज बिहारी प्रसाद को पैसों के लिए नहीं, बल्कि राखी का बंधन निभाने के लिए मारा था। ये पूरी कहानी एक अलग एपिसोड में आपको मैं जल्द बताने वाला हूँ। यही वो स्कूल था जहां बचपन में शिव प्रकाश शुक्ला को पढ़ाई के लिए भेजा गया था, लेकिन शुक्ला का मन किताबों में कभी नहीं लगा। 2 बार फेल हुआ। वजह थी उसका दीवानापन, उसका जुनून पहलवानी को लेकर। यही वो अखाड़ा था जहां मिट्टी में पसीना बहता था और उस पसीने से तप कर पहलवान बना करते थे। पहलवानी के अलावा यहाँ राजनीति की भाषा भी सिखाई जाती थी, दबंगई का व्याकरण यहाँ पढ़ाया जाता था, और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की पहली ट्रेनिंग भी यहीं दी जाती थी। शिव प्रकाश शुक्ला, जो उम्र से कम और समझ से कहीं बहुत आगे था, उसने बहुत जल्दी ये बात भांप ली थी कि उत्तर भारत में राजनीति और पहलवानी का रिश्ता बहुत गहरा है। वो समझ गया था कि अखाड़ा महज कुश्ती का मैदान नहीं है, बल्कि नेता बनने की पाठशाला है ये। उसके गांव वालों और उसके उस्ताद को मालूम था कि इसी मिट्टी से उठकर कल्याण सिंह जैसे पहलवान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे। ऐसे ही अखाड़ा था जहां देसी दावपेच सीकर मुलायम सिंह यादव जैसे जमीनी नेता राजनीति में शेर बन गए थे, और यही रास्ता था जिससे हरिशंकर तिवारी, भूमिहार दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह जैसे नाम जुर्म और जनाधार दोनों के दम पर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गए थे। शुक्ला ने देख लिया था कि इस देश में राजनीति का पहला दरवाजा अगर कहीं है तो वो दबंगई है। उसी अखाड़े में शुक्ला को मिला उसका पहला और आखिरी उस्ताद, पहलवान पंडित श्याम नारायण शुक्ला। गांव के लोगों ने मुझे बताया कि शिव प्रकाश शुक्ला ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक शख्स को उस्ताद कहा, और वो थे पंडित श्याम नारायण शुक्ला। लोग कहते हैं कि हाँ, शिव प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी और सूरजभान से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन्हें कभी दिल से अपना उस्ताद नहीं माना। वो साफ कहता था कि हम ही हम हैं, दूसरा कोई नहीं। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। गोरखपुर और मामखोर वाले मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह को कुछ नहीं मानते, और दूसरी तरफ सूरजभान वाले शुक्ला को आज भी अपना शूटर साबित करते हैं। देखिए, इस बात को लेकर बिहार वाले लोग आज क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें आज पढ़ने को मिलेगा। गोरखपुर वालों की राय भी ज़रूरी है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान शिव प्रकाश शुक्ला एंड पार्टी को हफ्ता वसूली में बड़ा मजा आने लगा था। शुक्ला ने अपने जीवन में इस दौरान एक चमत्कार महसूस किया था। वो जिसे भी धमकाता था, झपकी देता था, तो लोग उससे डर जाते थे, सहम जाते थे, उससे खौफ खाते थे। दाऊदपुर के पुराने जानकार कहते हैं कि यहीं से बढ़ा शिव प्रकाश शुक्ला का असल दुस्साहस। ये उस दौर की बात है जब देश भर में टीवी केबल नेटवर्क की बस शुरुआत ही हुई थी, और उस वक्त केबल का धंधा सिर्फ गुंडई के बलबूते पर चला करता था। इस दौरान शिव प्रकाश शुक्ला की एक नए लड़के से दोस्ती हुई। उस लड़के का नाम था आनंद पांडे। आनंद संत कबीर नगर यानी बस्ती के गांव जोरवा मेहंदवाल का रहने वाला था। आनंद उस दौरान गोरखपुर के एक केबल ऑपरेटर के लिए गुंडई का काम किया करता था। आनंद और शिव प्रकाश शुक्ला की एक ही मुलाकात में दोस्ती हो गई, और फिर इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला ने केबल के धंधे में आनंद का हाथ उठाना शुरू कर दिया। और ठीक यही वक्त था जब इन दोनों का टकराव हुआ दाऊदपुर के एक लोकल गुंडे जिसका नाम था राकेश तिवारी। राकेश तिवारी केबल ऑपरेटर्स के अलावा टैक्सी स्टैंड और दुकानदारों से वसूली किया करता था। उम्र में वो शिव प्रकाश शुक्ला से बड़ा, कदकाठी में भी शुक्ला से भारी था। शुक्ला और तिवारी वसूली के धंधे को लेकर एक दिन आमने सामने हो गए, कहासुनी हो गई और हाथापाई भी हुई, और तिवारी ने गुस्से में शुक्ला को उसकी बहन सुनीता को लेकर गाली दे दी। तिवारी ने शुक्ला और आनंद को पीटा भी। गाली सबके सामने और भरे चौराहे पर दी गई थी। बात उस दिन तो रफा दफा हो गई, लेकिन गाली ऐसी जो मामखोर वाले ब्राह्मणों की नस नस में आग लगा दे। इस हादसे के कुछ दिनों बाद शुक्ला ने अपने घर से अपने पिताजी की लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और बिना कुछ सोचे समझे दिन दहाड़े बीच उसी चौराहे पर राकेश तिवारी को गोली मारकर हलाक कर दिया।
पूरा दाऊदपुर सन्न रह गया और यहीं से खुला अपराध की दुनिया का वो रास्ता जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। सालों पहले पुलिस से मिले वर्जन के मुताबिक हम सब ने सुना था और अपने टीवी शो में भी हमने यही दिखाया था कि राकेश ने शुक्ला की बहन से छेड़छाड़ की थी, इसलिए शुक्ला ने तिवारी को मारा था। हकीकत में तिवारी ने शुक्ला की बहन को नहीं छेड़ा था, बहन की गाली ही दी थी। असल वजह यही थी और गाली के बदले गोली, यही बना शुक्ला का उसूल। कत्ल के बाद शिवप्रकाश शुक्ला भागकर अपने गांव मामखोर आ गया और जब घर वालों को पता चला तो वो लोग चौंक गए। लेकिन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ क्योंकि शुक्ला ने उनके हिसाब से इज्जत के लिए खून किया था। गांव और समाज में इस तरह की प्रतिक्रियाएं तब आम थी, लेकिन उस वक्त भी शुक्ला के बड़े भाई ओम प्रकाश ने शिवप्रकाश शुक्ला को डांटा था और सख्ती से मना किया था कि वो आगे फिर कभी आनंद पांडे के साथ न दिखे। बहरहाल इस हादसे के फौरन बाद शुक्ला को गांव से हटाकर बैंकॉक भेज दिया गया और फिर यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का अगला चैप्टर। अब सवाल ये उठता है कि बैंकॉक ही क्यों, तो उसका जवाब ज़्यादा दूर नहीं बल्कि शुक्ला के अपने गांव मामखोर में ही छुपा है। जैसे जौनपुर और सुल्तानपुर के लोग दशकों पहले सिंगापुर जा बसे थे, ऐसे ही मामखोर के लोग काम धंधे के लिए दुकानों और सुपरमार्केट्स में कारोबार के लिए थाईलैंड जाते रहे हैं। लोगों के लिए बैंकॉक आज भी लगभग एक दूसरा घर सा बन चुका है। आज भी बैंकॉक में मामखोर के ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी बसी हुई है। अब तो बहुत से लोगों ने वहाँ की राष्ट्रीयता भी ले ली है। बैंकॉक में शिवप्रकाश शुक्ला को वहाँ पनाह देने वाले उसके अपने गांव का ही एक परिचित था। नाम गुप्त रखने की शर्त पर उसके भाई ने हमें बहुत सी कीमती जानकारियां दी हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां जो आपको आज पहली बार सुनने को मिलेंगी। कभी कभी किसी अनजाने शहर में एक अनजानी सी मुलाकात इंसान के अंदर सोए तूफान को जगा देती है। बैंकॉक, जहां एक तरफ दुनिया भर के सैलानी आते हैं मौज मस्ती के लिए, वहीं दूसरी तरफ भारत से गया एक फरार नौजवान यानी शिवप्रकाश शुक्ला एक फ्लैट के एकांत में बैठा अपना अगला जीवन डिजाइन कर रहा था। और अब हम चलते हैं शिवप्रकाश शुक्ला की कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक दिन अचानक उसके फ्लैट में दाखिल हुआ भारत से आया मौज मस्ती करने के लिए एक नौजवान लड़का यानी राजीव कुमार तिवारी। राजीव कोई आम इंसान नहीं था, आम लड़का नहीं था। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, आंखों में एक गहरी मस्ती और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ कर गुजरा है और अब वो बहुत कुछ बताने को तैयार है। 2 ही सिगरेट और शराब के दौरान उसने धीरे धीरे एक ऐसा किस्सा खोला जिसे सुनकर शिवप्रकाश शुक्ला कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। राजीव ने शिवप्रकाश शुक्ला को बताया था कि वो एक ब्राह्मण बाहुबली के लिए काम करता है, जो सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि नेपाल की राजधानी में भी अपने नाम और अपने काम से पहचाना जाता है। मैं इस वक्त उस ब्राह्मण बाहुबली का नाम बताने में आपका असमर्थ हूँ। अब वो इस दुनिया में है भी नहीं, लेकिन जो लोग शिवप्रकाश शुक्ला की कहानी को फॉलो करते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि मैं किस ब्राह्मण बाहुबली की बात कर रहा हूँ। बहरहाल उसने शिवप्रकाश शुक्ला को ये बताया था कि वो और उसके कई साथी नेपाल गए, निशाने तय हुए, गोलियां चली और कुछ ही महीनों में कई नाम मिटा दिए गए। उसने बताया था कि उनके बाहुबली की नेपाल के शाही परिवार के साथ सीधी लाइन थी, काम हो जाता, पैसा आता और कुछ चुनिंदा नाम हमेशा के लिए गुम हो जाते। शुक्ला सुन रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, अब उसके अंदर एक नया विचार पड़ रहा था। वो समझ गया था कि अपराध अगर सही नेटवर्क में हो तो वो सिर्फ डकैती या हत्या नहीं बल्कि राजनीति का सबसे खामोश लेकिन सबसे असरदार हथियार बन सकता है। बैंकॉक में उस कमरे में बैठा वो लड़का जिसे पुलिस अपराधी मानती थी, अब धीरे धीरे एक नई दिशा में सोच रहा था, एक ऐसी दिशा जहां वो खुद भी किसी बाहुबली से कम ना हो। उस मुलाकात ने उसके लिए सिर्फ दरवाजे नहीं खोले बल्कि उसकी सोच की चाबी ही बदल दी। अब शुक्ला के लिए अपराध सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिशोध या डर फैलाने का जरिया नहीं बचा था, अब ये राजनीतिक संतुलन बनाने और सत्ता के खेल में हिस्सेदारी का औजार बन चुका था। बैंकॉक में उस शूटर ने जो बातें शुक्ला को बताई, उन्होंने शिवप्रकाश शुक्ला के भीतर बैठी उस सोई हुई ज्वाला को भड़काने का काम किया। नेपाल का राज परिवार, जो उस वक्त नेपाल में लोकतंत्र की मांग करने वालों से परेशान था, चुपचाप अंदर खाने भारत के एक बाहुबली से आपराधिक वारदातें करवा रहा था।
उस समय राजा को दिक्कत थी कि उन वामपंथियों से, उन बुद्धिजीवियों से जो उसके सामंती तख्त को गिरा देना चाहते थे, एक एक करके कितने ही लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले नेपाली नेताओं को भारत के बाहुबली के शूटर्स द्वारा चुपचाप मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, ये बात थी 1990 की। नेपाल उस दौर से गुजर रहा था जहां गद्दी और गलियों के बीच संघर्ष खुलकर सामने आ चुका था। फरवरी से अप्रैल 2090 तक नेपाल की सड़कों पर लाखों लोग उतरे थे। इस जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे नेपाली कांग्रेस और वामपंथी दल, जिनका साफ कहना था कि अब नेपाल में राजा नहीं संविधान चलेगा, अब एक छत्र राज नहीं लोकतंत्र चाहिए, बहुदलीय लोकतंत्र। इसी दौरान उस नौजवान ने नेपाल के कई लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या की थी। और यहीं से शुरू होता है गैंगस्टर राजनीति का वो संधि पत्र जिसमें पूर्वांचल के बाहुबली और नेपाल के सत्ता के संरक्षकों के बीच एक अघोषित करार पनपने लगा। बैंकॉक में उस दिन जब श्री प्रकाश शुक्ला ने एक बड़हलगंज के युवक से ये सब कुछ सुना तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि गैंगस्टर सिर्फ अपराध नहीं करता, वो इतिहास की दिशा भी तय कर सकता है अगर वो सही वक्त पर सही जगह पर हो। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला भारत लौटकर उसी ब्राह्मण बाहुबली की तरह बनना चाहता था। शुक्ला का बैंकॉक प्रवास दरअसल एक गुमनामी नहीं बल्कि एक पूर्व जन्म था उसकी आपराधिक मानसिकता का। मुझे मालूम है ये YouTube चैनल हमने बहुत लेट शुरू किया है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि आपके आशीर्वाद और आपकी मदद और आपके सहयोग से आपका ये चैनल बहुत जल्द फिर दोबारा देश का नंबर 1 क्राइम चैनल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। Goodbye for now.